आप लोगों के जेईई मेंस में हर साल केमिकल काइनेटिक्स से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सभी फार्मूलाज एज वेल एज कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर ए हमारे पास बी के साथ इक्विलिब्रियम में, तो उस कंडीशन में हमारे पास इक्विलिब्रियम का साइन ऐसा रहेगा, डेल्टा जी जीरो होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगी, और ए की जो कंसंट्रेशन है और बी की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है इक्विलिब्रियम पे। और जो इक्विलिब्रियम में हमारे पास ये दैट इज़ द डायनेमिक इन नेचर, यानी कि ये एक स्थिर कंडीशन नहीं है, दैट इज़ मूवेबल, राइट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अगर ए हमारे पास बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो हमें अभी चार चीजें पड़ी थी। जब डेल्टा सी हमारे पास जीरो होता है तब इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, या फिर हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए, या फिर बोल सकते हैं कि ए और बी की कंसंट्रेशन एट द इक्विलिब्रियम क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है, और दैट इज द डायनेमिक इन नेचर। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, जहाँ पे हम लोग ग्राफ पे देख पा रहे हैं कि डेल्टा जी जहाँ पे जीरो है, ठीक है, वहां पे हमारे पास क्या आता है, इक्विलिब्रियम स्टेट आता है। तो फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से हम जो इक्वेशन के हिसाब से हम लोगों ने क्या बना दिया, इसका ग्राफ बना दिया। सेकंड थिंग, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है इक्विलिब्रियम। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी है। तो दैट होल लाइन रिप्रेजेंट्स एन इक्विलिब्रियम स्टेट। चलिए बात करते हैं हम लोग अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दैट इज के है, और जो बैकवर्ड रिएक्शन का जो केवी है, रेट कांस्टेंट है, दैट इज केवी। यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट उसकी कंसंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री, राइट। यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं, केवी दैट इज द रेट कांस्टेंट, पी की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्री, राइट। और हमें क्या पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है एट इक्विलिब्रियम, यानी कि ये दोनों चीजें क्या है, बराबर हैं। यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, के एफ एक रेज टू द पावर स्मॉल ए, ठीक है, के बी रेज टू द पावर स्मॉल बी, राइट। और हमें क्या पता है, के इक्विलिब्रियम क्या होता है, के एफ बाई के बी होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, के एफ अपॉन के बी का रेशियो बी रेज टू द पावर दैट वन और दैट, राइट। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, दैट इज द मास एक्शन लो। ठीक है, यही हमारे पास क्या होता है, मास एक्शन लो होता है। तो हम लोग के इक्विलिब्रियम को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, रेज टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्री अपॉन जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है रेज टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्री। चलिए बात करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास कितने तरह के होते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे उसका एक्सप्रेशंस गिवन है, और यहाँ पे उसके सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन गिवन है, और यहाँ पे उसकी टिपिकल इक्वेशन लिखी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास एग्जांपल है, दैट इज डिसोसिएशन ऑफ वाटर, ठीक है, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट दैट इज Kw हियर। उसको हम लोग Kw को इस तरीके से लिखते हैं, एट 27 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻40, राइट। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज द हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है, जिसमें स्पेरिंगली सॉल्युबल जो सॉल्ट्स रहते हैं, यानी कि ट्रिपल एस जो रहता है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, ठीक है, उसके लिए हम लोग केस पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो केस पे पढ़ते हो हमेशा, दैट इज डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो सिर्फ इक्विलिब्रियम पे ही डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हमारे पास बेरियम+2 और सल्फेट -2 में टूटा हुआ है, ठीक है। तो उसका केस भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और हमेशा एक चीज याद रखना कि जो एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड होती है, ठीक है, उसको हम लोग वन मान के चलते हैं। कोई भी प्योर लिक्विड भी होता है तो भी हम लोग उसको वन मान के चलते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस हम लोग कब डिफाइन करते हैं, एट इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं, राइट। तो यानी के ए हो गया, यहाँ पे के बी हो गया, तो दैट विल राइट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे वाटर जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है, तो प्योर लिक्विड है। जब प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या मानते हैं, वन मान के चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, दैट इज आल्सो स्टडी इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग पढ़ते हैं वहां पे, तो वहां पे आप लोग ये चीज पढ़ते हो, दैट इज आल्सो डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग जब के रेडॉक्स पढ़ते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, कांस्टेंट ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, राइट, तो वहां पे भी हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं चीजों को। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस तरीके से कोई रिएक्शन दे रखी फिजिकल चेंज की, जहाँ पे कोई भी I2 इक्वल्स दैट इज कन्वर्टिंग इनटू अ I2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, दैट इज इनसॉल्युबल, ठीक है, इमिसिबल है।
तो उसके भी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं। चलिए बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर, द सेकंड वन इज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन, राइट। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इक्विलिब्रियम की, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस का डेल्टा एच अपॉन आर, 1/T1 माइनस 1/T2। अगर जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करते हैं वैसे वैसे हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज आल्सो चेंजिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास किससे डिराइव होती है, वेन टॉप इक्वेशन से डिराइव होती है। वेन टॉप इक्वेशन से। इसका अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो मैंने इसका डेरिवेशन आपको नीचे जो लिंक है, ठीक है, उसकी पीडीएफ में गिवन है। चलिए बात करते हैं हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे किस तरीके से डिपेंड करता है। तो यानी कि अगर ए हमारे पास बी के साथ इक्विलिब्रियम में, और अगर हमारे पास उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, अगर हम उसको रिएक्शन को, पूरी रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर दें तो रिएक्शन हमारे पास ये हो जाएगी। उस कंडीशन में हमारे पास जो स्टोइकोमेट्री रहता है दैट विल गोज टू द पावर, राइट। तो यानी कि जो नया के इक्विलिब्रियम होगा दैट इज के टू द रेज टू पावर n हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम n से डिवाइड कर देते हैं तो उसका मतलब 1/n हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर में चला जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास अपोजिट रिएक्शन के लिए लिखा जाए, जहां पे a से अगर b बन रहा था, ठीक है, और b से फिर a बन रहा था, अगर हम लोग इस तरीके से लिखें बी से ए, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये हमारे पास क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, जो नया के इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, 1/k के बराबर होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दो रिएक्शन है, उन दोनों की इंडिविजुअली के इक्विलिब्रियम गिवन है, अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो जो के इक्विलिब्रियम होता है दैट विल बी मल्टीप्लाई। ठीक है, ये होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, यानी कि सी इधर की तरफ आ जाता प्रोडक्ट की तरफ, तो यानी कि K2 विल बी इन डिवाइड फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंसी बता सकते हैं के इक्विलिब्रियम की, किस पे, टेम्परेचर के एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। चलिए बात करते हैं कि हम लोग मास एक्शन लॉ में जो मैंने आपको एक्टिव कंसंट्रेशन के बारे में बताया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं मास एक्शन लॉ हमारे पास क्या होता है। जैसा कि हम लोग मास एक्शन लॉ पहले से ही लिखना जानते हैं। अगर मास एक्शन लॉ अगर इन टर्म्स ऑफ गैसियस प्रेशर लिखना चाहते हैं तो हम लोग केपी डिफाइन करते हैं इस तरीके से। एंड अगर हम लोग कंसंट्रेशन की टर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लोग केसी डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और केपी और केसी का रेशियो हमारे पास क्या होता है, आर टू द पावर डेल्टा एन जी होता है। ठीक है, ये कैसे डिराइव होता है, जैसे कि हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। जैसे हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन हो जाती है। तो जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें केपी और केसी के अंदर रिलेशन ये इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, इस पे कुछ रिजल्ट है, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो केपी और केसी हमारे पास क्या होता है, आर टी द पावर डेल्टा एन जी होता है, राइट। डेल्टा एन जी यहाँ पे सबसे पहले ही समझते हैं डेल्टा एन जी क्या है। दैट इज द गैसियस मोल्स, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स इन द रिएक्टेंट। तो इसमें कोई भी सॉलिड का हम लोगों को मोल्स इंक्लूड नहीं करना होगा। ठीक है, बात करते हैं कि हमारे पास केपी और केसी कब कब बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें केपी इक्वल्स टू केसी कब कब हो सकता है, तो चलिए समझते हैं इस वाली टर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास आर टी द पावर डेल्टा एन जी हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो ये कब कब 1 हो सकता है, जब हमारे पास डेल्टा एन जी या तो 0 हो जाए, ठीक है, या फिर हमारे पास आर टी 1 हो जाए। ये दो ही कंडीशन है। तो यानी कि हमारे पास गैसियस मोल्स, ठीक है, इन द प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स इन द रिएक्टेंट हमारे पास क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। एक कंडीशन ये हो सकती है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है, टेम्परेचर दैट इज इक्वल्स टू 1/r इन केल्विन। अब एक चीज समझना, अगर हमें प्रेशर, ठीक है, एटीएम में गिवन है, या फिर प्रेशर हमें पास्कल में गिवन हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जो आर की वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है, वो दोनों दोनों अलग अलग होगी। तो जो एटीएम के अंदर यूज करते हैं दैट इज 1/12, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 0.08, ठीक है, 12, ठीक है, ये होती है, दैट इज लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं 25/3, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 0.8314, दैट विल कम्स आउट टू बी जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आर की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे टेम्परेचर पता चल जाएगा किस टेम्परेचर के लिए ये चीज फिजिबल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारे पास आर टी ग्रेटर देन 1 है, तब हमारे पास क्या क्या केसेस पॉसिबल है। डेल्टा एन जी 0 हो सकता है, उस केस के अंदर केपी केसी के बराबर होगा। डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो यहाँ आप लोग ग्रेटर देन 0 पुट करते हो तो ये होल थिंग ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास केपी ग्रेटर देन केसी होने वाला है। अगर ये लेस देन 1 है तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, केपी इज लेस देन केसी हो जाएगा। तो यहाँ पे केपी इक्वल्स टू केसी आर टी द पावर डेल्टा इन जी से आप लोग भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट में आप लोग डाल सकते हो अपनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, मास एक्शन लॉ से रिगार्डिंग। जहाँ पे थर्ड वाला जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
अगर कोई भी प्योर सॉलिड कोई भी प्योर लिक्विड हमें रिप्रेजेंट किया गया है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर, तो उसको हम लोग यूनिटी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी उसको हम लोग वन मान के चलेंगे। सॉल्वेंट टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंट बाय द यूनिटी ऑल्सो। ठीक है, अब एक ये समझ रहे हैं, यहाँ पे I2 है और यहाँ पे हमारे पास I2 एक्वस है। ठीक है, तो ये जो सॉलिड है, ठीक है, दैट इज द प्योर फॉर्म, राइट। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो के इक्विलिब्रियम होगा वो हमारे पास I2 एक्वस के बराबर ही हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उस चीज को। तो यानी कि यहाँ से हम लोगों ने एक चीज देखा कि एक्टिव मास जो है हमारे पास 1 हो जाता है किन किन के लिए, I2 सॉलिड के लिए, Br2 लिक्विड के लिए, ठीक है, H2O लिक्विड के लिए, कोई भी प्योर सॉलिड है उसके लिए, या फिर कोई भी प्योर लिक्विड है उसके लिए। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, इस पे काफी ज्यादा आप लोगों के एमसीक्यूज आ चुके हैं पहले से ही। देन बात करते हैं हम लोग होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होते हैं। जब हमारे पास प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के सारे जो फेजेस रहते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गैसियस फेज दे रखा है, वो अगर सेम है हमारे पास, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देख पा रहे हो कि प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के जो मोल्स हैं मोर देन वन फेज में प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे सॉलिड हो गया, यहाँ पे गैसेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शंस हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम में आती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे दो रिएक्शंस गिवन है, ए से हमारे पास एन बी बन रहा है, एक बार Na से हमारे पास बी बन रहा है, राइट। तो ये दोनों रिएक्शंस हमारे पास टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास दोनों की कंसंट्रेशन ए गिवन है। हमें यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्शन कितनी आगे बढ़ चुकी है। तो हमें क्या पता कि यहाँ से अगर ए अल्फा टूटा है, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, राइट। तो एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि एक्स जो हमारे पास है यहाँ पे जितना टूटा है, दैट इज इक्वल्स टू ए अल्फा। यहाँ पे मैं बात करूं, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, ए अल्फा हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन हमारे पास ए अल्फा के बराबर है इस कंडीशन के अंदर, राइट। देन हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज इक्वल्स टू एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन डिवाइड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बोल सकता हूँ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अपॉन टोटल इनिशियल मोल। ठीक है, होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन द वेपर डेंसिटी वर्सेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डीओडी इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो वेपर डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मोलर मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन होती है। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है, ए से एन बी बन रहा है, उसकी कंसेंट्रेशन सी है और ये सी में से कुछ सी अल्फा टूट जा रहा है, तो एन सी अल्फा बनेगा, राइट। और हमें एक रिलेशन पता होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ पे, इनिशियल वेपर डेंसिटी और वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम का जो रेशियो होता है, दैट इज मोल्स ऑफ द गैसेस एट द इक्विलिब्रियम अपॉन मोल्स, ठीक है, इनिशियल मोल्स ऑफ द गैसेस रिएक्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल क्या है, वेपर डेंसिटी है, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ ए अपॉन 2 हो जाएगा, राइट। इसकी जगह पे स्मॉल डी क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम पे हमारे पास क्या रहने वाली है, वेपर डेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे। देन बात करते हैं यहाँ पे कि इसके मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम पे हमारे मोल्स कितने हैं, इन सभी को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास निकल के आता है। इनिशियल मोल्स की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, सी है। तो यहाँ से आप लोग अल्फा जब निकालोगे, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, 1 उधर जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में। और जब से आप अल्फा कैलकुलेट करोगे तो आपको अल्फा ये मिल जाएगा। ठीक है, एक रिलेशन तो ये वाला आपको याद होना चाहिए। सेकेंड रिलेशन क्या है हमारे पास यहाँ पे कि जो कैपिटल डी है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ ए बाई 2 लिख सकते हैं, राइट, इनिशियल। और एट इक्विलिब्रियम का हम लोग स्मॉल डी लिख सकते हैं, ठीक है, डी बाई 2। ठीक है, जनरली ये चीज आपको गिवन होती है, आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट इस चीज को आप लोग गिवन होती है जनरली। ठीक है, तो इन दोनों की जैसे आप लोग वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पे, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आप लोग लिखते हुए एट इक्विलिब्रियम पे जो मोलर मास लिखते हो वो एवरेज मोलर मास होता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि यहाँ पे ए भी प्रेजेंट रहेगा, बी भी प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ पे एवरेज मोलर मास होता है उस चीज का। ठीक है, एवरेज मोलर मास हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि पीएम इक्वल्स टू रो आर टी होता है, राइट। अगर हमें यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की बात करूँ और यहाँ पे मोलर मास ऑफ द मिक्सचर की बात करूँ एट इक्विलिब्रियम पे, तो हम लोग ये फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, उसको डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे मिक्सचर की एवरेज मास मिल जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग अब, चलिए बात करते हैं मेथड्स ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड है इसके। तो जो पहला मेथड है दैट इज द क्वोशिएंट रूल, दैट सेकंड वन इज द डेल्टा जी की मदद से कैसे पता करेंगे,
थर्ड वन इज द ली चैटरल प्रिंसिपल। ठीक है, तो क्वेश्चन रेशियो से हम लोग कैसे पता करते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज द क्वेश्चन रेशियो। अगर हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है तो किसी भी टाइम पे हम लोग वहां पे क्या लिख सकते हैं, क्यूसी लिख सकते हैं, राइट, दैट इज द क्वेश्चन रेशियो। बी की रेस टू द पावर n2 और ए रेस टू द पावर n1 लिख सकते हैं, राइट। अगर मैं क्यूसी को अगर इक्विलिब्रियम पे डिफाइन करता हूँ, ठीक है, तो क्यूसी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा। यानी इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन आएगी यहाँ पे बी की, और यहाँ पे ए की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन आएगी। अगर क्वेश्चन रेशियो हमारे पास, ठीक है, के इक्विलिब्रियम से ज्यादा है, उस कंडीशन के अंदर हमारे पास समझना, के इक्विलिब्रियम यहाँ पे है, क्यूसी हमारे पास यहाँ पे है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, रेट हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट होना चाहती है, ठीक है। जो रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट होना चाहती है, तो क्यूसी अगर हमारे पास के इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़नेगा, तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन क्या चली जाएगी, पीछे की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैकवर्ड आएगा, ठीक है, बैकवर्ड शिफ्ट होती है। जब हमारे पास QC लेस देन KC है, उस कंडीशन के अंदर ये क्या हो जाती है, हमारे पास यहाँ पे फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि QC कहीं यहाँ पे होगा, right? वो के इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट होना चाहेगा, तो QC के इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट होगा जब हमारे पास डायरेक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। और जब दोनों बराबर है तो इक्विलिब्रियम कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होगा। समझ में आया। चलिए बात करते हैं हम लोग डेल्टा जी से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी की मदद से हम लोग किस तरीके से पता कर सकते हैं कि हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, चलिए देखते हैं। डेल्टा जी हमारे पास क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है, राइट। अगर हमारे पास डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और इसका मतलब है कि रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहती है। अगर डेल्टा जी हमारे पास पॉजिटिव है, तो यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी उसकी, बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। अगर डेल्टा जी हमारे पास जीरो है, तो रिएक्शन क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम पे रहेगी। समझ में आई ये बात। एट इक्विलिब्रियम हमारे पास डेल्टा जी जीरो होता है। इस कंडीशन के अंदर अगर मैं डेल्टा जी को जीरो कर देता हूँ यहाँ पे, तो डेल्टा जी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, और क्यू हमारे पास के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम, राइट। तो यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे एल एन को लोग में कन्वर्ट करते हैं, लोग डिस्टेंस, तो यहाँ पे 2.03 ये वैल्यू निकल के आती है, राइट। तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हम लोग यहाँ से पता कर सकते डेल्टा जी नोट अगर नेगेटिव है इस केस के अंदर, तो के इक्विलिब्रियम दैट इज ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा जी नोट अगर जीरो है, ठीक है, तो उस केस में के इक्विलिब्रियम वन होगा। और डेल्टा जी नोट अगर हम पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन के अंदर के इक्विलिब्रियम लेस देन वन होगा, ठीक है। तो इस तरह के रिजल्ट्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। देन बात करते हैं हम लोग ली चेटलियर प्रिंसिपल की। चलिए बात करते हैं ली चेटलियर प्रिंसिपल की। तो ली चेटलियर प्रिंसिपल हमें बोलता है कि अगर हम कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर या वॉल्यूम या फिर इनर्ट गैस को ऐड करते हैं या फिर टेम्परेचर में चेंजेस करते हैं, तो उससे जो भी इफेक्ट जनरेट होता है, ली चेटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन उस इफेक्ट को क्या करना चाहती है, नलीफाई करना चाहती है, राइट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर कंसंट्रेशन अगर हमारे पास गैसियस फॉर्म में या फिर एक्वस फॉर्म में दे रखी है, ठीक है, जनरली, या फिर प्रेशर दे रखा होता है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम की बात की गई है। अगर यहाँ पे इनर्ट गैस अगर हम ऐड करते हैं, तो उससे इक्विलिब्रियम तो शिफ्ट होता है, बट के इक्विलिब्रियम यहाँ पे चेंज नहीं होता है, ठीक है। बट टेम्परेचर के केस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट होगा और के इक्विलिब्रियम भी यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है, अगर कंसंट्रेशन जनरली हमारे पास क्या होता है, गैसेस या एक्वस फॉर्म में ही हम लोग मानते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ या फिर रिमूवल ऑफ सॉलिड या लिक्विड, ठीक है, जो कि प्योर फॉर्म में है, डज नॉट चेंज द कंसंट्रेशन, ठीक है। वो कंसंट्रेशन में इतना ज्यादा चेंज नहीं लाते हैं, उससे कोई भी शिफ्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। शिफ्ट कब देखने को मिलेगा, या फिर आप गैसेस ऐड कर सकते हैं या फिर कोई एक्वस सॉल्यूशन ऐड करते हो, तभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। ओनली अप्लाइज टू द गैसियस एंड द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अगर कोई सॉलिड या फिर कोई प्योर लिक्विड आप ऐड करते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। N1A N2B प्लस N3C में अगर कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज समझना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो रिएक्शन क्या चाहिए कि इसकी कंसंट्रेशन कम हो। तो रिएक्शन अगर कंसंट्रेशन कम करना चाहती है, तो रिएक्शन को कहाँ जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, ताकि ये खर्च हो थोड़ा सा, ठीक है। तो यानी रिएक्शन हमारे पास क्या जाएगी, फॉरवर्ड चली जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूँ, तो क्या होगा, इस बार प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, ठीक है। तो यानी कि अगर ये अपने आप को कम करना चाहेगा, राइट, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, ताकि इसका अमाउंट कम हो, राइट। तो यानी कि यहाँ पे क्या जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। अगर मैं मान लीजिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चीज कम हो चुकी है थोड़ी सी, तो रिएक्शन क्या चाहिए, चाहेगी
कि ये चीज अमाउंट बढ़े, ठीक है, ये अमाउंट बढ़ जाए, तो रिएक्शन को कहाँ आना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना पड़ेगा, यानी कि रिएक्शन को किस में जाना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, राइट। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट को कम करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, या मैं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट में से मैं कुछ जो CO2 गैस निकल रही थी उसको यहाँ से निकाल ले रहा हूँ, इस तरीके से आपको कई बार लैंग्वेज में दे सकता है। तो यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे कम हो जा रहा है, प्रोडक्ट हमारे पास कम हो जा रहा है, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट और ज्यादा बने, ठीक है। तो यानी कि रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रोल है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास रिएक्शन क्या होती है, शिफ्ट होती है। इतनी सी बात क्लियर है। और यहाँ पे के इक्विलिब्रियम क्या रहता है, हमारे पास सेम रहता है, उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा बाय द चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग प्रेशर एंड वॉल्यूम की। तो यहाँ पे हमारे पास है प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। हमें क्या पता है कि प्रेशर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, वॉल्यूम पे, राइट। अगर हम वॉल्यूम को कम करते हैं फिर प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होना पसंद करती है जिधर की तरफ हमारे पास लेस नंबर ऑफ मोल्स होता है। ऐसा क्यों, थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे गैसियस मोल, ठीक है, हमेशा याद रखना गैसियस मोल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास गैसियस मोल कितने, एक दो, तो रिएक्टेंट साइड में हमारे पास गैसियस मोल्स कितने, 3 है, ठीक है। यहाँ पे गैसियस मोल्स कितने हैं प्रोडक्ट की साइड में, 1 और 3 यानी कि 4 है, ठीक है। तो मुझे बताना प्रेशर कहाँ का ज्यादा है, यहाँ का ज्यादा है कि यहाँ का ज्यादा है। आप लोग बोलोगे जो प्रोडक्ट साइड का जो प्रेशर होगा कि मोल्स ज्यादा है तो उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। तो यानी कि यहाँ का प्रेशर ज्यादा देखने को मिलने वाला है इसके कंपैरिजन में, राइट। अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो रिएक्शन हमेशा प्रेशर को कम करना चाहिए, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ तो शिफ्ट होगी। तो यानी कि हमारे पास रिएक्शन इस केस के अंदर, ऊपर वाले केस के अंदर कहाँ चली जाएगी, लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट होगी, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर यही कि हमारे पास बात करूं मैं, ठीक है, डेल्टा एनजी के टर्म में, अगर प्रेशर बढ़ाते हो, ठीक है, और वॉल्यूम कम करते हो, दोनों बात सेम ही है, राइट। तो उसमें डेल्टा एनजी अगर हमारे पास 0 है तो नो शिफ्ट देखने को मिलेगा। अगर हमारे पास डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमारे पास यानी कि प्रोडक्ट्स के मोल्स हमारे पास रिएक्टेंट के मोल से ज्यादा है। इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या हो जाने वाला है, यहाँ पे रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, राइट, क्योंकि लेस नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे है, रिएक्टेंट साइड में, राइट। डेल्टा एन जी अगर हमारे पास नेगेटिव है, अगर डेल्टा एन जी हमारे पास नेगेटिव है तो इस केस के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट के मोल ज्यादा होंगे प्रोडक्ट के मोल से, ठीक है। देन हमारे पास क्या बोल सकते हैं कि रिएक्शन हमारे पास लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट होगी, यानी कि प्रोडक्ट की साइड क्या हो जाएगी, शिफ्ट होगी, यानी कि रिएक्शन कहाँ जाने वाली है, फॉरवर्ड जाने वाली है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास रहती है, ठीक है। होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। चलिए बात करते हैं, अगर हम लोग इनर्ट गैस को ऐड करते हैं तो रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। अगर हमारे पास डेल्टा एनजी 0 है या फिर हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम है तो रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर डेल्टा एनजी 0 है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है, तब तो इनर्ट गैस आप ऐड करोगे कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। बट अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, चाहे डेल्टा एनजी 0 हो या ना हो, तब भी हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हमारे पास डेल्टा एनजी नॉट 0 है और अगर कांस्टेंट प्रेशर है या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है, तब हमारे पास अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है, तो एक चीज समझना, अगर आप लोग इनर्ट गैस को ऐड करते हो, ठीक है, उससे प्रेशर में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, उससे सिर्फ वॉल्यूम बढ़ता है। तो मैं इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ कि प्रेशर कम हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास रिएक्शन अगर प्रेशर बढ़ाना चाहती है तो किधर की तरफ शिफ्ट होगी, प्रेशर बढ़ाने के लिए हमें मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, राइट। तो मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ हमारे पास क्या हो जाएगी, रिएक्शन क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव है तो यानी कि प्रोडक्ट्स के मोल हमारे पास रिएक्टेंट के मोल से ज्यादा है। अगर मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ रिएक्शन शिफ्ट हो रही है यानी कि हमारे पास रिएक्शन कहाँ जाने वाली, फॉरवर्ड जाने वाली है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करूं तो रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट के मोल से ज्यादा रहेंगे, तो यहाँ पे शिफ्ट हमारे पास किस डायरेक्शन में देखने को मिलने वाला है, रिएक्टेंट की तरफ देखने को मिलने वाला है, रिएक्शन यानी कि बैकवर्ड जाने वाली है। तो ये हमारे पास इनर्ट गैस की कहानी थी। इनर्ट गैस में सिर्फ वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर पे कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं हम लोग टेम्परेचर की। अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो रिएक्शन हमारे पास शिफ्ट होती है अवे फ्रॉम द हीट, ठीक है। और अगर मैं टेम्परेचर को कम करूंगा तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, जैसे उसका अपोजिट, राइट, रिएक्शन शिफ्ट, ठीक है, टुवर्ड्स द हीट। तो हम लोग इस चीज को याद रखेंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन अवे फ्रॉम द हीट शिफ्ट होती है। अगर हमारे पास डेल्टा एच पॉजिटिव है यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर हमारे पास डेल्टा एच नेगेटिव है दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अगर एंडोथर्मिक की तो हमें हीट देनी पड़ेगी और अगर एक्सोथर्मिक की तो हीट निकल रही होगी। चलिए दोनों में एक बार मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है, रिएक्शन अवे फ्रॉम द हीट शिफ्ट होती है, तो यानी कि इससे दूर शिफ्ट होने वाली रिएक्शन कहाँ जाएगी, इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है।
देन यहाँ पे बात करूँ, अगर आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और यहाँ पे अगर आप लोग टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो रिएक्शन टुवर्ड्स द हीट शिफ्ट होने वाली है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, यहाँ पे इस हिसाब से बैकवर्ड जाएगी। और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो टुवर्ड्स द हीट शिफ्ट हो रही है, तो यानी कि रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। तो ये हमारे पास रहा है अभी तक। चलिए बात करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम का। एक क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है। एलोट्रोपिक इक्विलिब्रियम या फिर फेज इक्विलिब्रियम का हमारे पास क्वेश्चन रहता है, जिसमें अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास डेंसिटी जहाँ पे ज्यादा होती है, इक्विलिब्रियम उधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे एलोट्रोपिक इक्विलिब्रियम गिवन है। अगर कार्बन ग्रेफाइट और कार्बन डायमंड के बीच में अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है, डायमंड की ज्यादा है। तो रिएक्शन हमारे पास किसकी ओर बढ़ेगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि डायमंड की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। फेज इक्विलिब्रियम की बात करूं, आइस एंड वाटर की, ठीक है, तो आइस की डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, कम होती है वाटर के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि आइस हमारे पास सॉलिड तो है बट इसके अंदर क्या होता है, स्केप्स होते हैं काफी ज्यादा, जहाँ पे एयर क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, जिसके कारण इसकी डेंसिटी गिर जाती है, राइट। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे वाटर की डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन ज्यादा डेंसर की तरफ शिफ्ट होती है, राइट। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, इस बार भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलने वाली है। तो तो कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज करते हो तो आइस स्टार्ट मेल्टिंग, यानी कि वाटर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।